दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन को नीला सितारा क्यों कहते हैं? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर हम देखते हैं कि 4.6 बिलियन साल पहले ज़मीन पर एक भी समंदर नहीं था। आज 70% पानी है। क्या आपको ये पहले मालूम थी? तो कमेंट करें, जल्दी से कमेंट कर दें। और हम देखेंगे कि पानी आया कहाँ से। चलिए जानते हैं। अगर आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में पता है तो यस करें। ज़मीन को नीला सितारा बुलाया जाता है इसलिए क्योंकि इसका 70% हिस्सा जो है पानी है। अब 70% हिस्सा पानी है तो बाकी रिमेनिंग पार्ट बहुत कम है, जिसकी वजह से इसको हम नीला सितारा कहते हैं। और इस पानी का 97% हिस्सा समंदर में है। अगर ये सारा पानी ना होता तो हमारी दुनिया भी कुछ ना होती। आज हम बात करेंगे समंदर कैसे बने, समंदर इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, समंदर का पानी में क्या घुला हुआ है, किन चीज़ से मिलकर समंदर बना है, समंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी मखलूक है कायनात की, उस समंदर की गहराई कितनी है। अगर आपको ये अच्छा लगा कि समंदर को नीला सितारा क्यों कहते हैं तो इसके में कमेंट करें। अगर आप नीले सितारे के बारे में जानते रहे जल्दी से कमेंट में यस करें, अदरवाइज़ नो करें। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि बाकी सब भी नीले सितारे के बारे में और 4.6 बिलियन साल पहले की थ्योरी के बारे में जान सकें। जल्दी से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब हम देखते हैं कि 4.6 बिलियन साल पहले क्या हुआ था। अब हम अपनी थ्योरी को 4.6 बिलियन पहले ले जाते हैं और देखते हैं कि समुद्र किस तरह बने। 4.6 बिलियन साल पहले को देखें तो उस वक्त ना समुद्र थे, ना जिंदगी थी, ना ऑक्सीजन था। सिर्फ आग, पत्थर और धमाके थे। और फिर कुछ हुआ, ऐसा हुआ कि ज़मीन नीली हो गई। आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी समंदर कैसे बने, पानी आया कहाँ से, वोल्केनिक और गैसिक क्या है, इसकी थ्योरी क्या कहती है हमें। सिर्फ 20 मिनट साथ दीजिए, मैं आपको मुकम्मल डिटेल थ्योरी बताऊंगी। 4.6 बिलियन ईयर्स पहले ज़मीन किस तरह बनी, पानी कहाँ से आया, वोल्केनिक और गैसिक थ्योरी हमें क्या कहती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जल्दी से आप सब्सक्राइब करें, साथ हम शुरू करते हैं 4.6 बिलियन साल पहले की कहानी और गैसिंग थ्योरी। ज़मीन अभी बनी थी कि 4.6 बिलियन साल पहले ज़मीन जो है अभी बनी थी कि, लेकिन वो ज़मीन आज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो थी पिघली हुई आग का गोला। जितना आपने लावा देखा है उतना सोचिए, लेकिन पूरी ज़मीन लावा थी। टेम्परेचर उसका क्या था? 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर था उस वक्त ज़मीन का। और लावा में कोई ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ गर्म भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? पानी का एक बूंद भी नहीं था। कोई नदी नहीं, ना कोई झील, ना कोई समंदर। तो सवाल क्या उठता है, फिर ये सारा पानी आया कहाँ से, ऑक्सीजन कहाँ से आई? कमेंट्स करें। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट्स करके बताएं इसका जवाब क्या है कि फिर ये सारा पानी कहाँ से आया, ऑक्सीजन कैसे बनी, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस, सब कुछ अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स करके बताएं। आप कमेंट्स किए, मैं इसका जवाब बताती हूँ आपको कि ये सब कुछ कैसे हुआ। साइंटिस्ट ने इस बात की रिसर्च की तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज पेश की। हर किसी का नज़रिया डिफरेंट था, पर हम बात करेंगे वोल्केनिक और गैसिंग थ्योरी की। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि वोल्केनिक और गैसिंग थ्योरी क्या है, तो मैं सिर्फ आपको 2 वर्ड्स में बताऊंगी कि और गैसिंग थ्योरी क्या है। अंदर से गैस का बाहर आना,
किसी चीज़ कोई भी चीज़ हो उसका गैस से का बाहर को आना, ये क्या है? वोल्केनिक आउटगैसिंग थ्योरी। ठीक है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो तो गैस निकलती है, वैसे ही ये आउटगैसिंग थ्योरी है। अब वोल्केनिक आउटगैसिंग थ्योरी हमें क्या कहती है? अर्थ के अंदर सिर्फ मैग्मा मौजूद था, मीन्स दैट पिघला हुआ मटेरियल मौजूद था अंदर अर्थ के अंदर। जब मैग्मा ऊपर आता है तो वोल्केनो से उसके साथ गैसेस भी आती थी और उन गैसेस में एक गैस थी H2O, यानी पानी की भाप, वाटर वेपर्स। ठीक है, अब आप सोचें जितना ज़्यादा वोल्केनोस फटेगा उतनी ज़्यादा भाप एटमॉस्फेयर में जाएगी। इसी तरह जैसे वोल्केनो फटा तो उतनी ज़्यादा भाप एटमॉस्फेयर में गई और ये प्रोसेस चलता रहा तकरीबन 500 मिलियन साल तक। मीन्स दैट अर्थ बनी 4.6 बिलियन साल पहले और 4.1 बिलियन साल पहले तक वोल्केनो भाप छोड़ते रहे। अब आप सोच रहे होंगे वोल्केनो के जब वेपर्स निकले तो वहां से पानी कैसे बना? भाप से पानी कैसे बना? वोल्केनो से गर्म भाप एटमॉस्फेयर में गई, एटमॉस्फेयर में भाप इकट्ठी होती गई, अर्थ ठंडी होने लगी। कुछ देर बाद जो है अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे आ गया तो भाप क्या हो गई? कंडेंस्ड हो गई। कंडेंस का मतलब क्या है? कमेंट्स करें। मतलब कि जो भाप है वो पानी में बदल गई। जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे आता गया तो भाप क्या हो गई? पानी में बदल गई। भाप किससे मिलकर बनती है? वाटर से होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो भाप क्या हो गई? पानी में चेंज हो गई। जैसे आप ठंडे गिलास पर भाप देखोगे तो पानी की बूंदें दिखाई देंगी, वैसे ही सेम। फिर क्या हुआ? फिर तेज बारिशों की आमद हो गई। जैसे बारिशें शुरू हो गई, वेपर्स का जो है पानी में तब्दील हो गए तो छोटी छोटी झीलें, नदियां बनना शुरू हो गई और करीबन 4 बिलियन साल पहले समंदर बनना शुरू हो गए। ये सिर्फ एक सोर्स था, ठीक है, कि पानी आया ज़मीन पर किस तरह से आया सब कुछ, और मेन जो थे वो एस्ट्रॉइड्स का था। इसका दूसरा सोर्स क्या है? एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स। एस्ट्रॉइड्स किसको कहते हैं? क्या आप जानते हैं? जल्दी से कमेंट्स करें, एस्ट्रॉइड्स क्या हैं? आपको पता है कि आसमान में पत्थर उड़ते हैं। एक प्लेनेट ऐसा भी है जहां पर पत्थरों की बारिश होती है और एक प्लेनेट ऐसा भी है जहां पे हीरो की बारिश होती है। अब जानते हैं? जल्दी से कमेंट्स करें। मैंने इस पर डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस, शॉर्ट्स अपलोड किए हुए चैनल पर, जिसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखें। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट्स करके नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। एस्ट्रॉइड्स क्या हैं? वो पत्थर जो आसमान में उड़ते हैं उनको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। और कमेंट्स क्या हैं? बर्फ और मिट्टी के जो गोले हैं इन्हें कहते हैं डर्टी स्नोबॉल्स, इन्हें हम कहते हैं कॉमेट्स। इन सिंपल वर्ड्स, बर्फ और मिट्टी के बने हुए जो गोले हैं उन्हें कॉमेट्स कहते हैं। पत्थर जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। एस्ट्रॉइड का हम लोग वर्ड मुंह में बुक्स में या इधर सुनते रहते हैं तो हमें मीनिंग पता नहीं होता, तो अगर हमें यूनिवर्स के बारे में जानना है तो हमें एस्ट्रॉइड्स का मतलब पता होना चाहिए। कुछ सालों पहले एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स क्या हुए? आपस में टकराए।
पानी अर्थ पर आ गया बर्फ की शक्ल में। जैसे जैसे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स टकराते गए, पानी ज़मीन के ऊपर आना शुरू हो गया और उसने बर्फ़ की शक्ल को इख्तियार कर बर्फ़ की शक्ल में आ गया। साइंटिस्ट कहते हैं करीबन 10% से 30% पानी जो है कॉमेट्स और एस्टेरॉइड से आया है। 70 से 90% पानी हमें वोल्केनिक और गैसिंग से आया है और 10 से 30% पानी कॉमेट्स और एस्टेरॉइड से आया है। दोनों ने मिलकर समंदर बनाए हैं। ये थी वोल्केनो और गैसिंग थ्योरी। क्या आप इस थ्योरी को ट्रू कहते हैं? अगर इसको आप हकीकत समझते हैं तो जल्दी से कमेंट्स करें यस, अदरवाइज करें नो। अब समंदर बन गए तो फिर क्या हुआ? 4 बिलियन साल पहले समुद्र बन गए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ? जब 4 बिलियन पहले समुद्र बन गए तो वो बिल्कुल भी जैसे आज मौजूद है इस तरह के नहीं थे, क्योंकि उस वक्त कॉन्टिनेंट्स अलग अलग नहीं थे। सब कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे। एक ही बड़ा लैंड मास था जिसका नाम था पैंगिया, और उस सारा पानी एक ही समंदर में था। उससे का नाम था पैंथलेसिया। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स ने नाम किया। टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब ज़मीन के अंदर की पतली परत जो हिलती रहती है। इन प्लेट्स के हिलने से पैंगिया टूटने लगा और कॉन्टिनेंट्स अलग होने लगे और आज जो 5 समंदर मौजूद है वो बने। मीन्स डैट पहले सिर्फ एक समंदर था जो वोल्केनो और एस्टेरॉइड्स और कॉमेट से मिलकर बना था। बारिशें भी हुई उनसे बना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास एक ही बड़ा समंदर था। ज़मीन के अंदर एक प्लेटलेट मौजूद होती है जो हिलती रहती है, उसकी वजह से वो टूट गई। पैंगिया जो है वो टूटने लगा और जो समंदर है 5 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब आप ये भी जानते होंगे कि आपको मालूम है समंदर जो है अपनी शक्ल चेंज करते रहते हैं, और आपको ये भी मालूम है कि आज भी ये प्रोसेस चल रहा है। पैसिफिक जो ओशन है वो हर साल टूटता है और छोटा होता जा रहा है। अटलांटिक हर साल टूटता बड़ा हो रहा है। समंदर जिंदा हैं, वो बदलते रहते हैं। समंदर जो हैं वो हर साल अपनी शक्ल चेंज करते हैं, मतलब कि वो अपना पानी का जो रुख है वो तब्दील करते रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप इस थ्योरी को कमेंट्स करें कि यह हकीकत है तो यस करें, अगर अदरवाइज नो करें। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप इस थ्योरी को यस कहते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये थ्योरी यस है। जो कमेंट्स यस करेंगे वो बताएं ये ट्रू कैसे है। इसका प्रूफ 1 ये है, वोल्केनोस आज भी भाप छोड़ते हैं। जैसे कि आज भी वोल्केनोस भाप छोड़ रहे हैं, तो आज भी कोई वोल्केनो फटता है तो उसके साथ वाटर वेपर्स निकलते हैं। यही प्रोसेस पहले भी था और ये आज भी चल रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि मून और मार्स पर भी आज भी ऐसे निशान मौजूद हैं। हमने ऐसे ट्रेसेस ढूंढ लिए हैं जो वोल्केनो एक्टिविटी से आए हैं, इस प्रोसेस से आए हैं। मार्स पर भी पुरानी वोल्केनोस के निशान हैं, मतलब ये सिर्फ अर्थ की बात नहीं है। इसका थर्ड प्रूफ साइंटिस्ट ने ये किया है कि पानी का जो केमिकल जो मैच होता है, पानी में हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर का जो रेशियो है वो चेक किया, वो रेशियो मैच करता है। जब वो रेशियो मैच करता है तो एस्टेरॉइड्स के पानी से, कॉमेट्स से नहीं। मतलब
ज़्यादा पानी एस्टेरॉयड से नहीं बल्कि आउटगैसिंग थ्योरी से आया है, तो दोनों सोर्सेज सही हैं। साइंटिस्ट ने 3 प्रूफ करके कहा है कि जो समंदर हैं वो इसी तरह से बने हैं। अब आप कमेंट्स करेंगे आप इस थ्योरी को हकीकत प्रूफ कर सकते हैं या नहीं, आप इस प्रूफ को भी रियलिटी कहेंगे या नहीं। समंदर साइंटिस्ट ने साथ ये भी कहा है अगर समंदर ना बने होते तो, अगर ये आउटगैसिंग थ्योरी को आप हकीकत नहीं कहते, उनको नहीं मानते, अगर वोल्केनोज ने भाप नहीं छोड़ी होती, अगर कोमेट्स या एस्टेरॉयड्स पानी नहीं लाते तो क्या होता? ना कोई समंदर होता, कोई बारिश ना होती, कोई ज़िंदगी नहीं होती, अर्थ आज मार्स जैसे होता, बेजान, शुद्ध ठंडा। मार्स के पास कभी पानी था, लेकिन मार्स ने अपना एटमॉस्फेयर खो दिया। अर्थ ने अपना एटमॉस्फेयर नहीं खोया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है जो इसे बचा कर रखती है, और इसी वजह से आज हम जिंदा हैं। यही वजह ये ज़िंदगी नीला सितारा गिराती है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या इन्फॉर्मेशन आपने हासिल की, जल्दी से बताएं कि आप आज को क्या समझ आए कि हमारे पास वोल्केनो आउटगैसिंग थ्योरी क्या कहती है, और इसको आप हकीकत समझते हैं या नहीं। आज हमने किन पॉइंट्स को क्लियर किया। नंबर 1, अर्थ 4.6 बिलियन साल पहले बने, मॉल्टन थी, मतलब पिघली हुई, कोई पानी नहीं था। वोल्केनो से भाप वाटर वेपर्स निकलते रहे, ये है वोल्केनिक आउटगैसिंग थ्योरी। अर्थ ठंडी हुई, भाप पानी में बदली, एस्टेरॉयड्स और कोमेट्स ने भी पानी दिया, वो एस्टेरॉयड्स आपस में टकराए जिससे पानी आया। करीब 4 बिलियन साल पहले समंदर बने थे और तब से ये नीला प्लैनेट बना। अगर आप ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसको प्लीज़ शेयर करिए ताकि बाकी भी इस वोल्केनो आउटगैसिंग थ्योरी के बारे में जान सकें और इसके प्रूफ्स के साथ इसको देख सकें। सबसे पहले हमने देखा कि नीला सितारा क्या है, वोल्केनो आउटगैसिंग थ्योरी क्या कहती है कि समुद्र किस तरह से बने, समुद्र 5 हिस्सों में कैसे तकसीम हुआ, और यह आज भी प्रोसेस चल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि समंदर की क्या अहमियत है। अगर समंदर ना होते तो क्या होता, समंदर हमारी ज़िंदगी में क्यों अहमियत रखते, इसकी हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। अब हम देखेंगे समंदर की सबसे बड़ी ताकत क्या है। अब हमने बात की समंदर में जो पानी है 70% से भी ज़्यादा है, लेकिन क्या आपको पता है कि समंदर आपको ज़िंदा रखता है, वो किस तरह से? कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ, बिल्कुल सही है कि समंदर हमें जो है वो ज़िंदा रखता है। अगर समंदर ना होते तो आज आप यहाँ बैठे इस वीडियो को ना सुन सकते। समंदर हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि समंदर दुनिया का नेचुरल टेम्परेचर कंट्रोल है। अब मैं आपको ऐसे 4 ख़ास बातें बताऊंगी जिससे आपको मालूम होगा कि समंदर हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है। सबसे नंबर 1, समंदर गर्मी को कंट्रोल करता है, गर्मी को कम करता है, वरना अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो हम बर्दाश्त ना कर सकें। नंबर 2, मौजूदा जो गर्मी है उसको एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से ले जाता है। समंदर के पास की जो जगह है वो ठंडी क्यों होती है और जैसे हम गर्म क्यों कैसे मूव कराता है वो। अगर हमारे पास समंदर ना हो तो किस तरह से क्या वो हमारा। सबसे मेन पॉइंट आता है कि इतनी गर्मी जाती कहाँ पे है, क्योंकि जो गर्मी है वो ज़मीन अपने अंदर जज़्ब कर लेती है और
जो टेम्परेचर एक्स्ट्रा होता है समंदर उसको अपने अंदर खींच लेता है, अपने अंदर कंट्रोल कर लेता है पानी की वजह से। कुछ गर्मी जो है वो स्पेस में वापस आ जाती है, कुछ ज़मीन अपने अंदर जज्ब कर लेती है, जिससे जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो बैलेंस रहता है। नहीं, मेन पॉइंट ये है कि ज़मीन और जो समंदर है दोनों अलग अलग तरीक़ों से गर्मी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। कमेंट्स करें और जल्दी से बताएं कि ज़मीन क्यों जल्दी गर्म होती है। गर्मियों का मौसम हो, स्पेन है, 1 घंटे में इतनी गर्मी हो जाती है कि आप उस पर नंगे पाँव नहीं चल सकते। अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि हमारे पाँव जलने लगते हैं। ऐसा क्यों है? लेकिन वही अगर पानी हो तो आप 1 घंटे में भी उतना गर्म नहीं होता जितनी ज़मीन गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों है? पानी भी गर्म होता है पर इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप 1 घंटे में उसमें चल ना सको, उसमें आप पाँव ना रख सको। पर ज़मीन इतनी गर्म हो जाती है आप उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? कमेंट्स करें। पानी के अंदर एक खासियत मौजूद होती है जिसे कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसकी वजह से वो अपना टेम्परेचर कंट्रोल में रखती है। पानी को गर्म होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और ठंडा होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम ज़मीन की बात करें तो ज़मीन जो है वो तेज़ी से गर्म हो जाती है और तेज़ी से ठंडी भी हो जाती है, लेकिन पानी है वो धीरे आहिस्ता आहिस्ता से गर्म होगा और वो ठंडा भी आहिस्ता आहिस्ता होगा। मतलब ज़मीन जल्दी गर्म होगी तो जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी देर से गर्म होगा तो देर से ठंडा होता है। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। आप रात में सोचिए, जैसे ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है इसलिए रात में ठंड लगती है। समंदर रात में भी गर्म रहता है क्योंकि उससे ठंडा होने में टाइम लगता है। अब समंदर ठंडा कैसे है? फिर वो तो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, तो वो ठंडा कैसे है? जैसे ही सूरज की रेज जो है वो समंदर के ऊपर गिरती हैं तो जो पानी की जो गर्मी होती है उसको वो अपने अंदर सुखा लेती है। पानी जो है वो गर्मी को अपने अंदर सुखा लेता है, जिसकी वजह से गर्म पानी के जो पानी होता है समंदर के ऊपर गर्म पानी, वो उसकी जो अपर सरफेस है वो गर्म रहती है, नीचे जो हमारा पानी है वो ठंडा रहता है। का जो पानी है वो मुसलसल चलता रहता है, तो जो ऊपर सरफेस वाला पानी है वो जिसके रिवर्स झीलें वगैरह होती हैं वो मूवमेंट में वहाँ चला जाता है। जैसे आपने गल्फ स्ट्रीम अमेरिका के पास है, गर्म पानी यूरोप की तरफ चला जाता है, इसी वजह से यूरोप अमेरिका से ज़्यादा गर्म रहता है। अब समंदर के पास जो है सर्दी में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती क्योंकि समंदर से दूर की जगह बहुत ठंडी हो जाती है। सिंपल वर्ड्स, समंदर गर्मी को स्टोर कर लेता है, फिर धीरे धीरे करके उसको वो रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंचता और वो बैलेंस रहता है। मीन्स दैट जो समंदर है वो अपना टेम्परेचर कंट्रोल में रखता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज़ करता है, इसलिए सर्दियों में भी समंदर के पास इतनी ज़्यादा सर्दी मौजूद नहीं होती। अब हम इस बात को मज़ीद क्लियर करते हैं, मज़ीद गहराई में जाकर समझते हैं। अब हम एक कंसीडर करते हैं मुंबई को और दूसरा है दिल्ली को। अब मुंबई में समंदर के पास जो है गर्मियों में क्या होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और सर्दियों में ज़्यादा ठंड नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मतलब कि सिर्फ टेम्परेचर का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और दिल्ली में क्या होता है, समंदर से दूर जाएँ तो हमारे पास गर्मियों में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर जाता है, और विंटर सर्दियों में जो है बहुत ज़्यादा ठंड होती है।
क्योंकि इसका टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है और इसकी रेंज 45 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ जाता है। ये क्यों है? क्योंकि मुंबई के पास जो है वो समंदर है जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। दिल्ली के पास समंदर नहीं है, इसलिए वहाँ एक्सट्रीम लेवल की गर्मी मौजूद होती है। अब इसी तरह हम वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं। अगर हम जो समंदर के पास हैं और समंदर के दूर किस तरह से होगा। अब हम सिटी देखते हैं, मुंबई, लॉस एंजलिया, लंदन। टेम्परेचर है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। गर्मी में भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहता है और सर्दी में भी जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। और जो अगर हम समंदर से जो दूर शहर हैं उनकी बात, जैसे डेजर्ट्स, राजस्थान, सहरा वगैरह जो हैं, उसमें एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर होता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। गर्मी में जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और सर्दी में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। वजह क्या है? समंदर की। समंदर क्या कर रहा है? टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। इस जिन शहरों के पास समंदर होता है वहाँ कम गर्मी और होती है और जो दूर हैं उन पर ज़्यादा गर्मी होती है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इसको लाइक शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए आपको। पानी की बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो समंदर में बहती हैं, जो गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह की तरफ ले जाती हैं। जैसे बीच वाली अगर हम बात करें, सूरज सीधा गर्मी देता है और पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये गर्म पानी करंट्स की तरह नॉर्थ और साउथ की तरफ बहता है। जो अब मौजूदा है ना वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रहा है। वहाँ जाकर गर्मी जो कम हो जाती है, वहाँ जाकर ये गर्मी को क्या करता है? छोड़ देता है तो हवा में, ठीक है। फिर ठंडा पानी वापस इक्वाटर की तरफ आता है और गर्मी सुखा लेता है। ये साइकिल चलता रहता है दिन रात साल भर। इस साइकिल की वजह से यूरोप उतना ठंडा नहीं होता जितना उसे ठंडा होना चाहिए। अमेरिका का ईस्ट कोस्ट पर ज़्यादा रेन होती है, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर डेजर्ट है। सिंपल वर्ड्स, करंट समंदर के अंदरूनी नदियों हैं जो नदियाँ में गर्मी मारते हैं। अगर समंदर ना होते तो क्या होता? मरकरी जैसे। मरकरी सूरज को सबसे पास का प्लैनेट है, लेकिन उसके पास ना एटमॉस्फेयर है ना ओशन है। तो उसका रिजल्ट क्या निकलते हैं? जो टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा कि वो -180 डिग्री सेंटीग्रेड से 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और यानी कि 610 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आता है। एक तरफ उसके बर्फ़ होती है, दूसरी तरफ आग होती है। अर्थ में अगर समंदर ना होता तो क्या होता? गर्मी स्टोर करने वाली कोई चीज़ नहीं मौजूद होनी थी। टेम्परेचर की रेंज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक होनी थी। दिन में 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक और रात में -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना था। कोई ज़िंदगी सरवाइव ही नहीं कर सकना था। अब अगर हम मार्स से कंपेयर करें, मार्स के पास कभी पानी था लेकिन वो सूख गया क्योंकि मार्स का टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़िंदगी नहीं है वहाँ। अर्थ अलग क्यों है सबसे? क्योंकि हमारे पास समंदर हैं और वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी मुमकिन है और हम सरवाइव कर रहे हैं। अब हमने कि समंदरों के बारे में क्या सीखा? ये समंदर